हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। भैरवी नदी में बहा पटना का युवक, एनडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर से सटे भैरवी नदी में हादसा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना का एक युवक नहाने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गया। इसके बाद देखते ही देखते वो भैरवी नदी में समा गया। स्थानीय दुकानदारों और लोगों द्वारा उसे खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक का कुछ भी पता नहीं चला। रामगढ़ प्रशासन ने तेनूघाट से एनडीआरएफ की 8 सदस्यीय टीम को बुलाया। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 5 घंटे तक भैरवी और दामोदर नदी में युवक की खोजबीन की, लेकिन युवक का कुछ भी पता नहीं चला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के मिली जानकारी के अनुसार रजप्पा स्थित भैरवी नदी में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव के चपेट में शशि कुमार नामक युवक आ गया और देखते ही देखते वह नदी में समा गया। शशि कुमार अपने परिवार के संग बिहार की राजधानी पटना के अतवारपुर से रजप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। पूजा से पूर्व शशि कुमार स्नान करने भैरवी नदी पर गया था, जहां नहाने के दौरान वह पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और देखते ही देखते वो पानी में समा गया। स्थानीय लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक युवक का कोई पता नहीं लगा। झारखंड के 13 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात। आज 29 जून को 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड के 13 जिलों में आज रविवार 29 जून को तेज बारिश और वज्रपात को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 जून को चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची और गुमला में भारी बारिश के संकेत हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, बोकारो, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में वज्रपात के साथ बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 30 को 9 जिले एवं 1 जुलाई को 5 जिलों में भी अच्छी बारिश होने के संकेत दिए हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची में शुक्रवार की सुबह में हल्की बारिश हुई। दिन में आकाश में बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर में रथ यात्रा के दौरान बारिश नहीं हुई। इसे लेकर खासकर किसानों में चिंता है। किसानों का मानना है कि रथ यात्रा के समय बारिश होना शुभ माना जाता है और इससे पैदावार अच्छी होने की संभावना बनती है। हालांकि राज्य के अन्य इलाकों में बारिश हुई है। 1 जुलाई से शराब दुकानों का संचालन जेएसबीसीएल करेगा। राज्य में प्लेसमेंट एजेंसी 30 जून तक खुदरा शराब बेचेगी। 1 जुलाई से खुदरा शराब दुकानों का संचालन जेएसबीसीएल करेगा। इस दौरान जिला स्तर पर दुकानों के हैंडओवर टेकओवर को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 30 जून की रात 10 बजे तक प्लेसमेंट एजेंसी शराब की बिक्री करेगी। इसके बाद दुकानों के हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया शुरू होगी। हैंडओवर टेकओवर होने तक दुकानों का संचालन बाधित हो सकता है। जिला स्तर पर इस बात की तैयारी की जा रही है कि 30 जून के बाद दुकानों में शराब के स्टॉक और शराब बिक्री की राशि का मिलान जल्द से जल्द कर लिया जाए, ताकि दुकानों का संचालन कम से कम प्रभावित हो। राजधानी में कुछ ऐसी दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया 1 जुलाई को दिन में ही पूरी कर शाम से संचालन शुरू कर दिया जाए। इसी प्रकार अन्य जिलों में इसको लेकर आवश्यक तैयारी की जा रही है। राज्य में कुल 1453 शराब दुकानें हैं। इनमें से पूर्वी सिंहभूम जिला में पहले से खुदरा शराब दुकानों का संचालन जेएसबीसीएल द्वारा किया जा रहा है। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने तक जेएसबीसीएल खुदरा शराब की बिक्री करेगा। राज्य में अगस्त के दूसरे सप्ताह तक नई उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इसके तहत लॉटरी के माध्यम से खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी। इसके लिए उत्पाद विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। जुलाई के प्रथम सप्ताह से नई उत्पाद नीति लागू करने को लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद नीति लागू करने में लगभग 45 दिन का समय लगेगा। झारखंड कॉलेरी मजदूर यूनियन के फिर अध्यक्ष बने शिबू सोरेन। दिल्ली से सीएम हेमंत सोरेन बोले, मजदूरों की बने आवाज। झारखंड कॉलेरी मजदूर यूनियन के 8वें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन शनिवार को सीएम पीडीआई के रविंद्र भवन में किया गया। इसमें सांसद शिबू सोरेन को फिर से यूनियन का अध्यक्ष चुना गया। यूनियन के सम्मेलन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूनियन ही मजदूरों की ताकत है, इसको मजबूत करें, मजदूरों की आवाज बने। पहली बार शिबू सोरेन इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। यूनियन की नई कमेटी घोषित की गई। शिबू सोरेन फिर अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से श्रमिकों, गरीबों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रही है। हम आदिवासी, मूलवासी, श्रमिकों और विस्थापितों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए काम करते रहेंगे। पार्टी की नींव ही संघर्ष और श्रमिक हितों पर टिकी है। संघर्ष की भावना और जमीनी जुड़ाव पहले की तरह कायम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार देश विदेश में संकट में फंसे श्रमिकों की मदद के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उत्तराखंड, दुबई और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों से श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि उत्पाद मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि यूनियन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। संगठित होने के बावजूद यूनियन को जिस तेजी से आगे जाना चाहिए था, नहीं जा रहा है। इसके कई कारण हैं। आज भी कोयला कंपनियों के कई इकाइयों के मजदूर हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। इसके लिए चिंता करनी होगी, मजदूरों की आवाज़ बननी होगी, उनके सुख दुख का साथी बनना होगा।
यूनियन जिसको पदाधिकारी बना रहा है उसका पूरा सहयोग करना होगा। हाथ खींचने से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पैर खींचने से पीछे, ये समझना होगा। मेले में नकली नोट खपा रही थी महिला गैंग, एक गिरफ्तार, अन्य फरार। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित नगर थाने के सामने एक माह तक लगने वाले रथ मेले में दुकानदारों ने जाली नोट खपाते हुए एक महिला गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया। फिर मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस पहुंची और जाली नोट के साथ महिला को गिरफ्तार कर थाना ले आई। महिला से पूछताछ की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रथ यात्रा के अवसर पर छोटी राजबाड़ी मैदान में एक माह तक लगने वाले मेले में आधा दर्जन महिलाओं का गिरोह जाली नोट लेकर खिलौना, सौंदर्य प्रसाधन, बर्तन व अन्य दुकानों में खरीदारी कर रहा था। भीड़ के दौरान दुकानदारों को 500 रुपए का नोट देकर खुदरा बिक्री की जा रही थी। इस दौरान एक खिलौना दुकानदार को जैसे ही 500 रुपए का नोट दिया गया तो दुकानदार को संदेह हुआ। जब नोट की जांच की गई तो वह जाली पाया गया। दुकानदार ने इसकी सूचना मेला समिति, स्थानीय दुकानदारों, पुलिस और आसपास के दुकानदारों को दी। आसपास के दुकानदार जुट गए और महिला को घेर लिया। गिरफ्तार महिला के साथ आए गिरोह के अन्य सदस्य भाग निकले। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस पहुंची और महिला के पर्स की जांच की तो उसमें 1700 रुपए का जाली नोट मिला। इसी बीच दुकानदार शेख आबिदुर रहमान ने थाने में महिला के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। श्रावणी मेले को लेकर जोरों पर प्रशासन की तैयारी। 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन दिन रात तैयारी में जुटा हुआ है। नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों से हर काम करवा रहे हैं ताकि सावन मेले के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। भागलपुर के सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर के बाबा धाम में चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दुम्मा द्वार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दुम्मा द्वार से ही लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए देवघर में प्रवेश करते हैं। देवघर जिला प्रशासन द्वारा दुम्मा द्वार का रिपेयरिंग और उसका रंग रोगन कराया जा रहा है। दुम्मा द्वार की सजावट को लेकर देवघर के एसडीओ रवि कुमार ने कहा कि सुल्तानगंज से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का देवघर जिला प्रशासन सबसे पहले दुम्मा द्वार के पास ही स्वागत करता है। इसीलिए जिला प्रशासन ने यह ख्याल रखा है कि दुम्मा द्वार पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को अच्छा लगे और उन्हें यह महसूस हो सके कि इस बार जिला प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। तैयारी को लेकर देवघर जिले के उप विकास आयुक्त ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी शौचालय भी बनाए गए हैं। पूजा के दौरान पवित्रता को ध्यान में रखते हुए कई स्नान घर की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं के मन की पवित्रता के साथ साथ शरीर की भी पवित्रता बनी रहे। इसके अलावा रूट लाइन पर जगह जगह पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए होल्डिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, ताकि यदि किसी श्रद्धालु की पंक्ति में खड़े रहने के दौरान तबियत खराब हो जाए तो उसको होल्डिंग पॉइंट्स में आराम करने की सहूलियत मिल सके। वहीं देवघर जिले के उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा ने कहा कि श्रद्धालुओं को सारी सुविधा मुहैया हो सके, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है। गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वच्छ पेयजल का भी इंतजाम जगह जगह पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को भी हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह में देसी मशरूम खाते ही बिगड़ी पूरे परिवार की तबीयत, सभी अस्पताल में भर्ती। बरसात शुरू होते ही झारखंड के विभिन्न स्थानों पर देसी मशरूम, जिसे फुटका, रुगड़ा, पुखड़ी कहते हैं, की बिक्री भी शुरू हो जाती है। इस मशरूम का टेस्ट काफी स्वादिष्ट होता है, ऐसे में इसकी मांग भी बहुत है। इसी तरह के देसी मशरूम को खाने से एक ही परिवार के 8 दर्जन लोग बीमार हो गए हैं। ये मामला जमुआ थाना क्षेत्र के घाघरा गांव का है। बीमार लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जिनमें राजेश वर्मा, मनीता देवी, अभिलाषा कुमारी, सोनम कुमारी, वर्षा कुमारी तथा आयुष कुमार शामिल हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाजरत राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि उनके ही खेत में मशरूम उगा था। इन मशरूम्स को घर लाकर पकाया गया, जिसे परिवार के सभी सदस्यों ने खाया। देसी मशरूम खाने की थोड़ी देर के बाद से सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई और उल्टी करने लगे। सभी को अस्पताल लाया गया, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर पंकज प्रसाद वर्मा ने बताया कि ये देसी मशरूम खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इन्होंने बताया कि अभी बरसात के मौसम में भारी भोजन, बासी भोजन से बचना चाहिए। कहा कि साफ सुथरा भोजन करना है और साफ पानी पीना है। बताया कि वर्तमान में फूड पॉइजनिंग और लूज मोशन के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। नामकुम थाना प्रभारी की गाड़ी को बालू लदे ट्रक ने मारी टक्कर, सब इंस्पेक्टर समेत बॉडीगार्ड घायल। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ अभियान चला रहे पुलिस पदाधिकारियों को उस वक्त गंभीर झटका लगा जब थाना प्रभारी मनोज कुमार की सरकारी बुलेरो गाड़ी को एक बालू लदा तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में थाना प्रभारी और उनके बॉडीगार्ड घायल हो गए। दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक ने टक्कर मारी वह अवैध रूप से बालू लेकर जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद नामकुम और आसपास के इलाकों में बालू माफिया सक्रिय है और खुलेआम बालू ढुलाई का काम जारी है। स्थानीय पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है। घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बालू माफिया पर लगाम लगाने में प्रशासन क्यों नाकाम साबित हो रहा है। मिली खबर के मुताबिक थाना प्रभारी को सिर में चोट लगी है। इसमें ड्राइवर और एक जवान भी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए ऑर्किड अस्पताल रांची लाए जाने की सूचना है।
रांची में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। लालपुर से कोकर तक जेसीबी से हटाए गए ठेले गुमटी। रांची नगर निगम ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने आज शनिवार 28 जून को लालपुर से कोकर रोड तक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगे ठेले, गुमटी, खोमचे, अवैध दुकानों और नाली के ऊपर बनाए गए निर्माणों को हटाया गया। टीम सुबह से ही मौके पर पहुंच गई थी। अभियान की शुरुआत लालपुर चौक से हुई और कोकर की तरफ बढ़ते हुए सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान जो भी दुकानदार नाली के ऊपर तख्त या टीन शीट डालकर दुकान चला रहे थे, उन्हें तुरंत हटाने को कहा गया। ऐसे में जो नहीं माने उनके ठेने, गुमटी जीसीबी से हटा दिए गए। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी कि आगे अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। हजारीबाग के टाटी झरिया बेनी पुल के पास बाइक और हाईवा के बीच टक्कर, एक की मौत, एक घायल। हजारीबाग टाटी झरिया थाना क्षेत्र के NH 522 बेनी पुल के पास शनिवार शाम 5 बजे सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटी झरिया से विष्णुगढ़ की ओर जाने के दौरान TVS राइडर बाइक की टक्कर उसी दिशा से जा रही एक अज्ञात हाईवा से हो गई। इसके बाद बाइक सवार अनियंत्रित होकर सामने की दिशा से आ रही हाईवा से जा टकराया, जिसमें बाइक चालक सलमान अंसारी पिता मिराजुद्दीन अंसारी विष्णुगढ़ प्रखंड के गाल्होबाद टंडवा निवासी की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार सलमान अंसारी का छोटा भाई सोहेल अंसारी घायल हो गया। उसका हाथ टूट गया है और शरीर पर चोटें आई हैं। घायल को ASI राम प्रवेश राय और पुलिस कर्मियों के सहयोग से अस्पताल भेजा गया। मृतक सलमान अंसारी के जीजा औरा निवासी रहीम अंसारी ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ किसी काम को लेकर बाइक से हजारीबाग गए हुए थे। उसके दोनों साला सलमान और सुहेल भी दूसरे बाइक से उनके साथ हजारीबाग गए हुए थे। लौटने के दौरान टाटी झरिया के बेनी पुल के पास यह हादसा हुआ। वो भी पीछे से पत्नी के साथ बाइक से आ रहे थे। घटनास्थल पर SI पवन कुमार, ASI दीपक पाल, पुलिसकर्मी ग्रामीण झुनझुन गुप्ता, महेंद्र यादव आदि लोग राहत कार्य में जुटे हुए थे। डिक्की तोड़ पलक झपके ही कीमती सामानों को गायब कर देता है उड़ीसा का गिरोह। झारखंड, बिहार से लेकर बंगाल तक आतंक। पलामू में एक गिरोह जिसका आतंक झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल समेत कई इलाकों में फैला हुआ है। इस गिरोह को बाइक और कार का डिक्की तोड़ने में महारत हासिल है। ये गिरोह उड़ीसा के जाजपुर इलाके के एक गांव से संचालित हो रही है। ये गिरोह बिहार के कटिहार के कोढ़ा और MP के पारदी गैंग की तरह ही कार्य करता है, लेकिन ये गिरोह बाइक की डिक्की को सबसे अधिक निशाना बनाता है। गिरोह का खुलासा पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ है। दरअसल 21 जून को पलामू के लेस्लीगंज में एक बाइक के डिक्की से करीब 30 लाख रुपए का जेवर को गायब कर दिया गया था। पुलिस ने मामले में छानबीन करते हुए उड़ीसा के जाजपुर से एक और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों ने गिरोह के बारे में पुलिस को कई जानकारी दी, जिसके बाद पहली बार गिरोह पकड़ में आया है। गिरोह के सदस्य घटना को अंजाम देने से पहले पूरे इलाके का रेकी करते हैं। रेकी से पहले गिरोह किराए का मकान लेता है। एक घटना के बाद गिरोह के सदस्य बदल दिए जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य गिरोह में शामिल होते हैं। गिरोह के सभी सदस्य एक दूसरे से परिचित रहते हैं। गैंग से जुड़े हुए सभी सदस्य एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। MBBS की 100 सीटों पर होगा एडमिशन। NMC ने इन शर्तों के साथ दी अनुमति। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सत्र 2025 से 28 के लिए MBBS की 100 सीटों पर छात्रों का नामांकन होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने शर्तों के साथ MBBS की 100 सीटों पर नामांकन लेने की अनुमति दे दी है। बता दें कि फैकल्टी समेत अन्य कमियों को देखते हुए NMC ने SNM MCH के मेडिकल सीटों को 100 से 50 करने की चेतावनी दी थी। NMC द्वारा कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार व SNM MCH प्रबंधन को दी गई समय सीमा खत्म होने के बाद इस सत्र में मेडिकल सीट घटाकर 50 होने की संभावना जताई जा रही थी। NMC ने कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार व SNM MCH प्रबंधन को समय दिया है। इस दौरान कमियों को दूर नहीं करने पर अगले सत्र से SNM MCH के मेडिकल सीटों पर नामांकन का निर्णय लिया जाएगा। SNM MCH में चिकित्सकों के 42% पद रिक्त हैं। SNM MCH में सीटों की मान्यता को लेकर NMC द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार SNM MCH रेड जोन में है। यहाँ चिकित्सकों के 42% पद रिक्त हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मिलने गंगाराम अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। मंत्री संजय सेठ ने जानकारी दी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि शिबू सोरेन बहुत जल्द झारखंड लौटेंगे और सभी को आशीर्वाद देंगे। इधर झारखंड में शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं हो रही हैं। झामुमो कार्यकर्ताओं और अन्य दलों के नेताओं ने पूजा पाठ और अनुष्ठानों की शुरुआत कर दी है। 81 वर्षीय गुरुजी बीते कुछ वर्षों से बीमार चल रहे हैं। उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है और पिछले 1 साल से डायलिसिस भी कराया जा रहा है। गौरतलब है कि शिबू सोरेन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में इलाजरत हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर झारखंड की राजनीति और समाज में गहरी चिंता बनी हुई है।
अब केंद्रीय मंत्री की ये ताजा मुलाकात और स्वास्थ्य अपडेट से समर्थकों और प्रदेशवासियों को राहत मिली है। एक बार में पूरी वैकेंसी नहीं भरेगी सरकार, 1/3 रिक्त पदों पर ही होगी नियुक्ति। राज्य सरकार विभिन्न विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों को एक साथ नहीं भरने का फैसला किया है। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और अन्य एजेंसियों को पूरी रिक्ति संबंधी अधियाचना नहीं भेजने की दिशा में तत्परता से काम कर रही है। सरकार के अलग अलग विभाग रिक्ति संबंधी अधियाचना एक साथ नहीं भेजें, इसको लेकर 26 जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक भी बुलाई गई थी। हालांकि बैठक नहीं होने की वजह से सरकार के विभिन्न विभागों को निर्देशित नहीं किया जा सका। उन्हें एक बार में 1/3 रिक्ति संबंधी अधियाचना ही भेजने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। हालांकि अगली बैठक में सरकार द्वारा फिलहाल 1/3 रिक्तियों के विरुद्ध ही नियुक्ति करने का निर्णय ले लिए जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार पहले कार्मिक विभाग खुद अपनी रिक्तियों का 1/3 अधियाचना भेजने का निर्णय लिया है। इसके बाद वो अन्य विभागों को भी निर्देशित करने जा रहा था, लेकिन अन्य विभागों की जरूरतों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक बुलाए जाने का निर्णय लिया गया। वैसे भी जब कोई विषय 2 या 2 से अधिक विभागों से जुड़ा होता है तो उस पर मुख्य सचिव का निर्णय अंतिम होता है। एक साथ रिक्तियों को नहीं भरने के पीछे राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और मुफ्त वाली कई अन्य योजनाओं के कारण सरकार के कोष पर भारी बोझ पड़ रहा है। इसलिए अगर एक मुश्त सभी रिक्त पदों को भर दिया जाए तो सरकार के कोष पर एक साथ हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, ये भी रिकरिंग खर्च के रूप में, जिसे बर्दाश्त करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भी कि कोल कंपनियों के यहां बकाए लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलने की उम्मीद धुंधली है। झारखंड शराब घोटाले में बड़ा खुलासा, सिद्धार्थ सिंघानिया ने बताया विनय चौबे थे मास्टरमाइंड। झारखंड में करोड़ों रुपए के चर्चित शराब घोटाले की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार रायपुर के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया ने पुलिस रिमांड के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के समक्ष कई चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। सिंघानिया ने बयान में दावा किया कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड तत्कालीन उत्पाद सचिव और निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे थे। उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब मॉडल लागू कराने की योजना बनाई गई थी। पूछताछ में सिंघानिया ने यह भी बताया कि इस साजिश में अरुणपति त्रिपाठी की भी अहम भूमिका रही, जिन्हें CSMCL के जरिए बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके बाद FL10 ठोक लाइसेंस नीति लागू की गई, जिससे छत्तीसगढ़ की कुछ खास एजेंसियों को फायदा पहुंचाया जा सके। सिंघानिया के अनुसार इस घोटाले के तहत शराब के हर कार्टन पर 300 से 600 तक की अवैध वसूली की जाती थी। ये रकम कथित तौर पर विनय चौबे तक अरुण त्रिपाठी के माध्यम से पहुंचाई जाती थी। उन्होंने दावा किया कि चौबे को इस रैकेट से लगभग 40 से 50 करोड़ की अवैध राशि दी गई। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण को झामुमो ने भाजपा को लाभ पहुंचाने वाला कदम बताया, RSS पर भी भड़का। झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए गहन मतदाता पुनरीक्षण का विरोध किया है। साथ ही कहा है कि निर्वाचन आयोग का यह कदम बिहार चुनाव से पहले वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश है, ताकि राष्ट्रपति शासन का प्लॉट तैयार हो सके। इसके साथ साथ RSS के सर कार्यवाह होरस बोले के बयान को भी संविधान विरोधी करार दिया है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि निर्वाचन आयोग और RSS की कोशिश हो रही है कि देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति मुट्ठी भर लोगों में सिमट जाए जो भाजपा को अपनी पार्टी मानते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे संविधान की धाराओं में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में अब समाजवाद की जगह एक नया शब्द आने वाला है, नमो अंब अडानी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में शुरू किए गए गहन मतदाता पुनरीक्षण में आधार कार्ड और इपिक नंबर को भी दस्तावेज के रूप में स्थान नहीं दिया गया है। ऐसे दस्तावेजों की मांग की गई है जो 90% ग्रामीणों के पास नहीं है। इससे गरीबों, दलितों और कमाने के लिए बिहार से बाहर गए मतदाताओं के नाम कटेंगे। इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और RSS मिलकर मतदाताओं के मौलिक अधिकार को छीनने में जुटा है। यह बिहार में भाजपा की सुनिश्चित हार से बचाने की असफल कोशिश है। उन्होंने कहा कि गहन मतदाता पुनरीक्षण के माध्यम से भाजपा को मजबूत करने की यह कोशिश अब झारखंड में भी शुरू होगी, पूरे देश में होगी।
साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, मोबाइल सिम कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन जब्त। साइबर अपराधियों के खिलाफ गोड्डा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई विशेष छापेमारी में साइबर प्रतिबिंब ऐप के जरिए ठगी कर रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्यवाही प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कॉलेज मोड़ के पास कुछ युवक साइबर प्रतिबिंब ऐप के जरिए फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही महागमा और अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई। शिबू सोरेन से मिलने अस्पताल पहुंची वृंदा करांत, हेमंत और कल्पना सोरेन से की मुलाकात। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करांत शनिवार को दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। अस्पताल में उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली और भरोसा जताया कि वे जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर झारखंड लौटेंगे। अस्पताल में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से भी हुई। इस बाबत जानकारी माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने दी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। मंत्री संजय सेठ ने जानकारी दी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि शिबू सोरेन बहुत जल्द झारखंड लौटेंगे और सभी को आशीर्वाद देंगे। इधर झारखंड में शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं हो रही हैं। झामुमो कार्यकर्ताओं और अन्य दलों के नेताओं ने पूजा पाठ और अनुष्ठानों की शुरुआत कर दी है। 81 वर्षीय गुरुजी बीते कुछ वर्षों से बीमार चल रहे हैं। उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है और पिछले 1 साल से डायलिसिस भी कराया जा रहा है। झारखंड की जेलों का होगा कायाकल्प, एक क्लिक से मिलेगा कैदियों का डाटा। झारखंड में कुल 32 जेल हैं। इनमें 7 केंद्रीय कारा, 16 जला जेल, 7 सब जेल, 1 ओपन जेल और 1 बोस्टल स्कूल शामिल हैं। इन जेलों को मॉडर्न करने की कवायद शुरू हो गई है। गृह विभाग ने प्रिजनर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए 26.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि राज्य के जेलों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। इससे व्यवस्था को सुचारू तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट से इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद गृह विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। अब बहुत जल्द कियोस्क बेस्ड सिक्योर ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम और प्रिजनर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रिजनर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी पीएमएस को जेल प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी पीएमआईएस भी कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए कैदियों के प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियां संचालित होती हैं। यह जेलों की दक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। इसके जरिए कैदियों का पंजीकरण, बायोमेट्रिक से कैदियों की पहचान, कैदियों की सुरक्षा और निगरानी, कैदियों की चिकित्सा रिकॉर्ड, कैदियों की कोर्ट में उपस्थिति, कैदियों की रिहाई और स्थानांतरण, कैदियों की संख्या का डिटेल एक बटन दबाते ही मिल जाता है। इस सॉफ्टवेयर की बदौलत दूसरी संस्थाओं के साथ कैदियों को लेकर प्रभावी समन्वय बनाने में मदद मिलती है। सबसे ज्यादा सेंट्रल जेल हजारीबाग में 5 पीएमएस और 5 ऑडियो वीडियो कियोस्क लगाए जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रल जेल गिरिडीह में 3 पीएमएस और 4 ईवी कियोस्क, सेंट्रल जेल मेदिनीनगर में 4 पीएमएस और 5 ईवी कियोस्क लगाए जाएंगे। इसी तरह अन्य जेलों में कैदियों की क्षमता और जरूरत के हिसाब से सिस्टम और सॉफ्टवेयर लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 10 साल पूरे, रांची नगर निगम ने अब तक 11,052 घर सौंपे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके को रांची नगर निगम ने खास अंदाज में मनाया। आज शनिवार को शहर के अलग अलग इलाकों वार्ड संख्या 7, 10, 19 और धुरवाड के निर्मल आवास में कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर निगम ने लाभुकों के साथ पौधा वितरण, बातचीत, प्रेरक कहानियां और गृह प्रवेश जैसे कई आयोजन किए। नगर निगम के अनुसार अब तक योजना के तहत रांची शहर में 11,052 घर बनाए जा चुके हैं। जनवरी 2025 से जून 2025 तक 183 नए घर पूरे हुए हैं। आज निगम के अधिकारियों ने 5 परिवारों को नए घर की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश करवाया। उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने बताया कि अब योजना का नया वर्जन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू हो चुका है। इसमें बेघर और जरूरतमंद शहरी परिवारों को ध्यान में रखा गया है। धनबाद में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, अतिक्रमण हटाकर ट्रैफिक सुधारने का निर्देश। धनबाद डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण के मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया गया। डीसी ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर यातायात बाधा का मुख्य कारण अतिक्रमण है। कई दुकानदार दुकान के बाहर तक सामान फैलाकर आम रास्ते को कब्जा लेते हैं। इससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि अब इस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। यह सड़क सुरक्षा समिति की प्राथमिकता में है।
उन्होंने BCCL को मोहन बाजार, फुस बंगला और गोधर में बंद और अनुपयोगी रोपवे को हटाने तथा कतरास मोड़ पर BCCL की सड़क और मुख्य सड़क के मिलन स्थल पर स्पीड ब्रेकर लगाने का निर्देश दिया। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल व CCTV कैमरे लगाने के लिए धनबाद नगर निगम व सड़क सुरक्षा टीम को संयुक्त सर्वे करने को कहा। वहीं खराब व बंद ट्रैफिक लाइट को हटाने, अनुपयोगी पोल व खंभों को हटाने तथा सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में BSNL, DMC, NH पथ निर्माण विभाग NHAI द्वारा किए गए सुधार कार्यों के पहले और बाद की तस्वीरें भी प्रस्तुत की गई, जिसमें BSNL द्वारा सिटी सेंटर व DRM ऑफिस के पास बेकार बॉक्स हटाए गए हैं। पलामू में 4th ग्रेड की बहाली नहीं हुई है स्थगित, 1935 लोगों ने जमा किया आवेदन, 22,000 ने कराया रजिस्ट्रेशन। पलामू जिले में 4th ग्रेड की बहाली की प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई है। शनिवार तक जिला प्रशासन को 1935 अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सरकार के नियोजन विभाग द्वारा पलामू में 22,000 से अधिक युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है। दरअसल पलामू में 4th ग्रेड के 585 पदों पर बहाली निकाली गई थी। पूरे मामले में 13 जून को विज्ञापन निकाला गया था। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है। कुछ दिन पहले सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा था कि नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित रहेगी, लेकिन 4th ग्रेड की बहाली की प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई है। शनिवार को पलामू के उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन ने पलामू जिला नियोजन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने पलामू जिला नियोजन कार्यालय का निरीक्षण किया और देखा कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 4th ग्रेड बहाली की प्रक्रिया चल रही है और अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है। बहाली से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारी ली गई। अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन जमा करने का अनुरोध किया गया ताकि बहाली की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। पुलिस अधिकारियों को मोबाइल में वर्दी वाली डीपी लगाने का निर्देश, पलामू रेंज के DIG नौशाद आलम ने जारी किया निर्देश। पुलिस अधिकारियों को अपने मोबाइल में स्पष्ट वर्दी वाला प्रोफाइल फोटो यानी डीपी लगाने का निर्देश दिया गया है। पलामू रेंज के DIG नौशाद आलम ने इस संबंध में पलामू, गढ़वा, लातेहार SP, सभी STPO और सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इस संबंध में DIG की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी अपने सरकारी मोबाइल फोन के प्रोफाइल में व्यक्तिगत, पारिवारिक और गैर वर्दीधारी तस्वीर लगा रहे हैं, जिस वजह से आम जनता में भ्रम पैदा करती है और पुलिस विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। DIG के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि पुलिस पदाधिकारी की पहचान उसकी वर्दी, कर्तव्य और पारदर्शिता से जुड़ी होती है। वर्दी में लगी तस्वीर एक पुलिस पदाधिकारी कर्मी की आधिकारिक पहचान है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरकारी मोबाइल फोन का उपयोग मुख्य रूप से आधिकारिक संचार और जनता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। ऐसे में आवश्यक है कि सरकारी मोबाइल फोन पर उपयोग की जाने वाली डीपी स्पष्ट रूप से बताए कि संपर्क करने वाला व्यक्ति पुलिस पदाधिकारी या कर्मी है। DIG नौशाद आलम ने सभी पुलिस पदाधिकारी को विभाग द्वारा आवंटित सरकारी फोन की डीपी में अपनी वर्दी वाली स्पष्ट तस्वीर लगाने का निर्देश जारी किया है। झामुमो ने कहा, संविधान के साथ साथ आपके मताधिकार को भी समाप्त करना चाहती है मोदी सरकार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वहां के वोटर लिस्ट का 25 दिनों के अंदर गहन पुनर्निरीक्षण कराने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही RSS नेता की ओर से संविधान से पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को हटा देने वाले बयान पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर कहा, चुनाव आयोग और RSS की संधि बनी हुई है। जम्मू में महासचिव ने कहा कि देश से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और नागरिक को मिले मताधिकार कैसे छीना जाए, इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज एक तरफ सेंसस की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मतदाता का अधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि आज नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड निर्वाचन आयोग का स्लोगन है, लेकिन मतदाता को छोड़कर बिहार में चुनाव हो, ऐसा तुगलकी फरमान आया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में लगभग 8 करोड़ बिहारी वोटर को मतदाता होने का प्रमाण देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कहती है आधार मान्य नहीं, मतदाता सूची का एपिक नंबर भी मान्यता नहीं होगी। 2003 के बाद के मतदाता को साबित करना होगा, मतदाता को प्रमाण देना होगा कि आपके माता पिता का जन्म बिहार में हुआ है या नहीं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी वहां निश्चित हार देख रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनको पक्की जानकारी है कि झारखंड में भी यह खेल होने जा रहा है, जिनका लक्ष्य है लोगों के निर्वाचक मंडल में कम से कम मताधिकार का प्रयोग हो, लेकिन यहां कोई चालाकी नहीं चलेगी, देश संविधान से चलेगा। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है। उन्होंने कहा कि जब वह अस्पताल देखने गए थे तब वह सो रहे थे। धनबाद के बांसजोड़ा में भूमिगत आग, गैस रिसाव से दहशत में ग्रामीण। धनबाद जिले के BCCL सिजवा क्षेत्र अंतर्गत बांसजोड़ा 12 नंबर में पिछले 4 वर्षों से सुलग रही आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आज सभी को भारी मात्रा में गैस का रिसाव हो रहा है। जोरहे पर रह रहे शशि भूइयां और अशोक भूइयां के मकानों में भी दरारें आ गई हैं। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने BCCL प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गोफ की भराई करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि सिर्फ गोफ पर मिट्टी डाल देना स्थायी समाधान नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि आग और गैस रिसाव से पप्पू मंडल,
धर्मेंद्र रजक, गायत्री देवी, पार्वती देवी, सुनीता दोइया, चंदू भुइयां, गुड़िया कुमारी, अशोक भुइयां, लखन रविदास, पूनम देवी सहित 20 से अधिक परिवार प्रभावित है। गैस और धुएं की गंध करीब 200 मीटर तक फैल चुकी है। लोगों को आंखों में जलन, उल्टी, खांसी और सांस की दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें रोजाना जहरीली गैस में सांस लेना पड़ता है और उनका जीवन खतरे में है। ग्रामीणों का स्थायी पुनर्वास किया जाए, जो कि वे दिन रात दहशत में जी रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर बीसीसीएल प्रबंधन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। वहीं प्रबंधन का कहना है कि गोफ की सूचना मिलते ही कर्मचारी मशीन और मिट्टी लेकर पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने भराई कार्य नहीं करने दिया। 2 बार प्रयास किया गया, लेकिन विरोध के कारण कार्य रुका रहा। फिलहाल गैस का रिसाव जारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।